देखो, भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। पहला युद्ध तराइन का पहला युद्ध, प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1991 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया था? कब लड़ा गया? कब लड़ा गया? तो लड़ा गया 1191 ईस्वी में। ठीक है, यह युद्ध 91 ईस्वी में लड़ा गया। यह घुरिद की तुर्की जनजाति के बीच और राजपूतों के बीच लड़ी गई थी। और राजपूतों के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, तुर्की जनजाति के नेतृत्व कौन कर रहा था? तुर्की जनजाति का नेतृत्व कौन कर रहा था? तुर्की जनजाति का नेतृत्व कर रहा था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी कर रहा था। और राजपूतों के नेतृत्व कौन कर रहा था? राजपूतों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो पृथ्वीराज चौहान कर रहा था। देखो, यह लड़ाई किसके किसके बीच लड़ा गया था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। ठीक है, इसका नेतृत्व तराइन का ही प्रथम युद्ध हुआ था, 1911 में लड़ा गया था। घुरिद के तुर्की जनजाति और राजपूत के बीच में ही लड़ा गया था। तो जनजाति का नेतृत्व कौन कर रहा था? जनजाति का नेतृत्व कर रहा था कौन? मोहम्मद गोरी। कौन कर रहा था? मोहम्मद गोरी कर रहा था। और राजपूतों का नेतृत्व कौन कर रहा था? पृथ्वीराज चौहान कर रहा था। ठीक है, इतना इसको पहले नोट करो।
नोट कर लिया। तराइन का प्रथम युद्ध, तारावोरी की लड़ाई को अक्सर तराइन की लड़ाई के रूप में जाना जाता है, जो 1191 में हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत में इस्लामिक शासन था। मुइज अल्दन, मोहम्मद इब्न घर और पृथ्वीराज तीन अजमेर और दिल्ली के चौहान राजपूत शासक के मध्य यह लड़ाई लड़ी गई। तराइन के प्रथम युद्ध भारत के हरियाणा के करनाल के क्षेत्र में और थानेसर में दिल्ली के उत्तर से लगभग 70 मील की दूरी पर लड़ी गई थी। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में एक तुर्की कबीले ने पृथ्वीराज चौहान और उनके सहयोगियों के नेतृत्व में राजपूतों पर हमला किया। तराइन का प्रथम युद्ध का पृष्ठभूमि इसमें है कि 12वीं शताब्दी में गजनविद साम्राज्य के पतन के कारण शक्ति शून्य हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न जनजातियां साम्राज्य के नियंत्रण में लड़ रही थी। इसके बीच घुरिद का विजय और 1949 तक तत्कालीन शहर को गजनी के वर्चस्व से मुक्त करने में सफल रहे। हो गया। इसके बाद है 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया। ठीक है। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में घुरिद बलों द्वारा राजपूत संघ के खिलाफत तराइन के पास लड़ी गई थी। तराइन के लड़ाई के परिणामों स्वरूप आक्रमण करने वाली घुरिद सेनाओं की जीत हुई। ठीक है। फिर क्या हुआ कि दूसरा लड़ाई हुआ। दूसरा लड़ाई कब हुआ? 1192 में। 1192 में दूसरी लड़ाई हुई। किसके किसके बीच हुई? तो यह भी किसके किसके बीच हुआ था ये लड़ाई? पृथ्वीराज द्वितीय मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है। तो यह लड़ाई हुआ, तो इसमें किसका विजय हुआ? इसमें विजय कौन रहा? इसमें दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी विजय रहा। एक मिनट। पृथ्वीराज चौहान का हार हुआ, इसका मतलब है क्या? मोहम्मद गोरी के जीत हुआ। विजय कौन हुआ? तो मोहम्मद गोरी। मुख्य रूप से यह लड़ाई लड़ा जा रहा था जनजाति और राजपूतों के बीच, यह लड़ाई हुआ था। ठीक है। तो दूसरा लड़ाई में कौन जीता? तो मोहम्मद गोरी यानी जनजाति लोग जीत गया और राजपूत लोग हार गया। इतना नोट करो जल्दी।
ठीक है। आगे बढ़े। इसके बाद 1194 का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। तो कौन इसमें जयचंद की हार हुआ तो मोहम्मद गोरी जीता। यानी चंदावर का युद्ध, इसमें जो तराइन का युद्ध हुआ था तो इसको तराइन का युद्ध कहा गया, इसमें चंदावर का युद्ध हुआ। तो चंदावर का युद्ध में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ। चंदावर का युद्ध, 1 मिनट पेज ले लेते हैं। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। 1 मिनट इसमें। उसमें दिखा नहीं रहा है। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, ठीक है। इसमें विजय कौन रहा। विजय रहा मोहम्मद, और हार किसका हुआ। हार हो गया जयचंद का, जयचंद का हार हुई, ठीक है। इसके बाद युद्ध लड़ा गया था, कब युद्ध 1194 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। 1194 में, 1191 में किसके किसके बीच हुआ था युद्ध। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहा। दूसरा युद्ध हुआ 1192 में, जिसमें कौन विजय रहा। मोहम्मद गोरी विजय रहा, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। फिर चंदावर का युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, तो जयचंद हार गया। नोट कर लो इसको। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच लड़ा गया।
जिसमें जयचंद की हार हुई और मृत्यु भी हो गई। चंदावर या चंदवार वर्तमान में फिरोजाबाद का पूर्ववर्ती नगर था। फिरोजाबाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय है, जो पहले मैनपुरी जिले के अंतर्गत आता था। गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद 1194 में पुनः भारत पर आक्रमण किया और उस आक्रमण में गौरी ने पृथ्वी राज के प्रबल प्रतिद्वंदी जयचंद राठौर को चंदावर में पराजित किया। जयचंद कनौज का राजा था। चंदावर के युद्ध में जयचंद मारा गया। इसके बाद देखो, चौरानवे के बाद फिर इसके बाद है 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। कब? बाबर था आक्रमणकारी था, यह भारत के नहीं था। 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच युद्ध हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जी, इसमें विजय कौन रहा? विजय इसमें कौन रहा? तो बाबर। इसमें क्या रहा? तो विजय रहा। ठीक है, इसमें बाबर विजय रहा। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। बाबर कहाँ का रहने वाला था? यह तैमूरी शासक था। तैमूरी शासक जहीर-उद-दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान, यह कहाँ का? इब्राहिम लोदी कहाँ का सुल्तान था? तो दिल्ली का सुल्तान था। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। कहता है कि 21 अप्रैल 1526 पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। बाबर की सेना ने इब्राहिम को 1 लाख से ज़्यादा सैनिक को हराया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलुल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को समाप्त कर दिया। लोदी वंश को कौन समाप्त किया? तो बाबर ने समाप्त किया था। ठीक है, कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल। यह कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 को। यह लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह लड़ाई लड़ा गया था। और बाबर जो था वह लोदी वंश को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। बहलुल लोदी को द्वारा स्थापित लोदी वंश को क्या कर दिया? लोदी वंश को, बाबर लोदी वंश को समाप्त कर दिया।
समाप्त कर दिया। बाबर जो था, बाबर क्या था, बाबर क्या था, बाबर जो था वह तैमूरी शासक था, तैमूर का था, तैमूरी शासक था। ठीक है। इब्राहिम लोदी किसका बेटा था? चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1526, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल, यहां कर देते हैं 21 अप्रैल, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी की हार, यानी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें कौन हारा? तो इब्राहिम लोदी हार गया। 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने परास्त किया था, कौन? बाबर। इसके बाद आया कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? बाबर और राणा संगा का बीच। यह हुआ था युद्ध कब? 1527 को। 1527 ईस्वी में किसके किसके बीच युद्ध हुआ? 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें विजय कौन रहा? तो बाबर। जिसमें विजय कौन रहा? बाबर विजय रहा। बाबर एक ऐसा शासक था कि जितना भी भारत में मंदिर था सबको कौन तोड़वाया? बाबर तोड़वाया। और तोड़वाने के बाद उस पर मंदिर के ढांचा को हटा करके उस पर क्या बना दिया? मस्जिद का ढांचा बना दिया। जैसे कि राम मंदिर का जो मैटर चल रहा था तो उस पर क्या था? उस पर भी वही काम किया था। उस पर नीचे जो था सब मंदिर का साइज था, ऊपर में क्या किया था कि वो मस्जिद बनवा दिया था। तब बाबरी मस्जिद को भी तोड़ दिया गया, तोड़ करके फिर उसको हटा दिया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। नोट कर रहा है? लड़ा गया 16 मार्च 1527 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया। तो कहाँ लड़ा गया था? तो आगरा से 35 किलोमीटर दूर है कौन? खानवा गांव है। आगरा से 35 किलोमीटर, आगरा से 35 किलोमीटर की दूरी पर खानवा गांव
खानवा गांव में यह युद्ध लड़ा गया। यानी 16 मार्च 1527 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच? किसके किसके बीच लड़ा गया? बाबर एवं मेवाड़ के राणा संगा। राणा संगा कहाँ का था? तो मेवाड़ का राणा संगा था। राणा सांगा कहाँ का था? मेवाड़ के था। राणा संगा मेवाड़ के था। ठीक है। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा यह जो युद्ध लड़ा गया दूसरा बड़ा युद्ध था। खानवा गांव है, खानवा का युद्ध हुआ। इसके बाद पानीपत का युद्ध हुआ। ये सब तुम लोग को ऑप्शन क्या बोलता है, ईस्वी के साथ और डेट के साथ याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया वो बाबर और अफगान के बीच लड़ा गया था। बाबर और अफगान के बीच युद्ध। कब लड़ा गया था? तो 1529 ईस्वी में। कब लड़ा गया? 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में किसके किसके बीच लड़ा गया? तो बाबर और किसके बीच? अफगान के बीच। अफगानों के बीच। अफगानों के बीच बाबर और अफगानों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कौन बाबर विजय कौन रहा? विजय कौन रहा? तो बाबर रहा। बाबर बहुत खतरनाक शासक था, लगता है कि युद्ध कभी नहीं हारा। कहते हैं यह जो युद्ध हुआ था, यह युद्ध को कौन सा युद्ध कहते हैं? तो घाघरा का युद्ध कहते हैं। यह घाघरा का युद्ध कहते हैं। अफगान राजा मोहम्मद लोदी और मुगल बादशाह बाबर के बीच घाघरा का युद्ध हुआ था। लोदी को भारत के राजपूत राजाओं का समर्थन प्राप्त था। मोहम्मद लोदी लड़ाई में हार गया और बाबर ने पश्चिम में ऑक्सस नदी से पूर्व में घाघरा नदी और हिमालय से ग्वालियर तक अपनी सीमा का विस्तार कर लिया। बाबर अपना सीमा को कहां से कहां तक विस्तार किया? तो हिमालय से ग्वालियर तक। बाबर अपना सीमा कहां तक विस्तार किया? तो ग्वालियर से कहां तक? हिमालय से ग्वालियर तक ना। हिमालय से ग्वालियर तक। हिमालय से ग्वालियर तक। हिमालय से ग्वालियर तक अपना सीमा को क्या किया? विस्तार किया। विस्तार किया। ठीक है, इसको भी नोट करो।
नोट कर लिया, आगे बढ़े। इसके बाद 1529 घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान के बीच हुआ, जिसमें अफगान हार गया, बाबर जीता। इसके बाद चौसा का युद्ध हुआ, शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें कौन हारा? हुमायूं। चौसा का युद्ध। इसके बाद जो युद्ध लड़ा गया, कब लड़ा गया? ये 1539 ईस्वी को। 1539 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया? किसके किसके बीच? तो शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ। शेर शाह और हुमायूं के बीच, जिसमें किसका विजय हुआ? विजय किसका हुआ? तो शेर शाह विजय रहा। शेर शाह कहाँ का रहने वाला था? तो सासाराम का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? बिहार का सासाराम। शेर शाह कहाँ का रहने वाला था? बिहार, सासाराम। इस युद्ध कौन सा युद्ध था? चौसा का युद्ध था ना। यह कौन सा युद्ध था? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध। यह युद्ध जो था वो चौसा का युद्ध था। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो 1539 ईस्वी में शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया, जिसमें शेर शाह विजय रहा। शेर शाह रहने वाला था बिहार के सासाराम के, और इस युद्ध का नाम है चौसा का युद्ध। कब लड़ा गया था? तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया। इसको नोट कर लिया। इसके बाद कौन सा युद्ध है? इसके बाद कनौज का युद्ध लड़ा गया। सो शेर शाह और हुमायूं को पहला बार शेर शाह हार गया, तो फिर पहला बार कौन? हुमायूं हारा ना। फिर दूसरा लड़ाई कनौज में हुआ। कनौज 1540 में लड़ा गया, तो शेर शाह और हुमायूं के बीच। तो दूसरी हार, हुमायूं दूसरा बार भी हार गया। ठीक है। 1540 में 1540 ईस्वी में कौन सा युद्ध इसको कहते हैं? 1540 में ईस्वी में कनौज का युद्ध ना। कनौज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो शेर शाह और हुमायूं। इसमें विजय कौन रहा? विजय रहा शेर शाह सूरी को शेर शाह सूरी क्यों कहा गया? शेर शाह सूरी को जब गया था ना एक बार जंगल में अपना सेना के साथ में, तो उसने जब हमला किया उस पर, तो एक ही बार में एक तलवार से जब मारा था तो शेर को काट दिया था, 2 टुकड़ा में बांट दिया था, इसीलिए नाम उसको शेर शाह सूरी पड़ गया। ऐसे ही नहीं था शेर शाह बहुत बलवान था। जब एक ही बार में जब शेर को मार दिया, तो उसको वहाँ कोई था, हमको नाम याद नहीं है, तो उसी को इस माने क्या ऐसा उसको वीरता देख करके नाम उसको रख दिया शेर शाह सूरी। फिर पानीपत के दूसरी लड़ाई किस अकबर और हेमू के बीच में हुआ, तो कौन? हेमू हार गया। पानीपत फिर कब युद्ध हुआ? इसके बाद युद्ध हुआ है 1556 में। 1556
छप्पन 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ। 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें हारा कौन? हार हुआ हेमू को ना, और जीत विजय किसका हुआ? इसमें अकबर विजय रहा। अकबर, ये लड़ाई कब हुआ था? तो 1556। कहाँ हुआ? तो पानीपत में। स्थान कहाँ था लड़ाई का? पानीपत। पानीपत। इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? इसके बाद 1556 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन। 1565 तालीकोटा का युद्ध में विजय साम्राज्य का पतन हो गया। 1565 ईस्वी का युद्ध तालीकोटा। 1565 ईस्वी में कौन सा युद्ध? तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, जिसमें क्या हुआ? तालीकोटा का जब युद्ध हुआ तो उसमें क्या हुआ? विजय साम्राज्य का पतन हो गया। विजय साम्राज्य विजय साम्राज्य का पतन। विजय साम्राज्य का पतन। ठीक है। देखो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में यह जो युद्ध हुआ था 23 जनवरी को हुआ था। 23 जनवरी को हुआ था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध से नाम से जाना जाता है। इसमें दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया।
विजयनगर साम्राज्य की एक साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नजदीक हुआ था। किस गांव के? राक्षस तांगड़ी गांव के निकट हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया, खत्म हो गया, हार गया। इसमें विजयनगर साम्राज्य के हार के सामना करना पड़ा। इसके बाद है हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप का हार हुआ था। 1576 ना, 1576 में हुआ था युद्ध। 1576 ईस्वी में युद्ध किसके किसके बीच हुआ? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। जिसमें विजय कौन रहा? तो अकबर। विजय इसमें कौन रहा? विजय रहा अकबर। ठीक है। इस कौन सा युद्ध था? तो युद्ध कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध। पंद्रह सौ छिहत्तर ना। यह युद्ध हुआ था 18 जून 1576। 18 जून 1576। 18 जून 1576 को 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन वाले घुड़सवारों और धनुधारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इसमें भील जनजाति का सहयोग मिला था। हल्दी घाटी का युद्ध कितने दिनों तक चला था? कुछ घंटों तक चला था। महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया। सूरवीर महाराणा प्रताप ने मुगल के अतिक्रमणों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। अकबर को तो उन्होंने 1577, 1578, 1579 युद्ध में 3 बार बुरी तरह हराया। एक बार लास्ट में 1576 में 1577 76 में तो लड़ाई हुआ, तो उसमें तो हार हो गया ना।
इसमें देता कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने जंगल में घास की रोटी खाई और जमीन पर सोकर रात गुजारी, लेकिन अकबर के सामने कभी हार नहीं मानी। हल्दी घाटी अरावली, हल्दी घाटी कहाँ पर और क्यों प्रसिद्ध है? हल्दी घाटी अरावली पर्वत श्रृंखला में खमनौर और बलीचा गांव के बीच स्थित एक दर्रा है जो आपस में राजसमंद और पाली जिलों को जोड़ता है, जिसे हल्दी घाटी के अलावा राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है या जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसे हल्दी घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का मिट्टी हल्दी जैसी पीली होती है। महाराणा प्रताप कौन सा युद्ध हारे थे? तो हल्दी घाटी का युद्ध हार कर भी जीत गए, अकबर जीत करके भी हार गया। हल्दी घाटी है कहाँ पर? हल्दी घाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी कहाँ पर है? हल्दी घाटी है कहाँ पर? हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कहाँ पर है? तो हल्दी घाटी, हल्दी घाटी राजसमंद जिले में स्थित है। राजस्थान के राजस्थान राज्य के राजसमंद जिले में क्या है? स्थित है। राजसमंद जिले में, राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी इसलिए पड़ा कि उसको वहां का जो मिट्टी था वह हल्दी की तरह क्या था? पीला था, इसलिए हल्दी घाटी नाम पड़ा। अकबर किससे डरता था? तो भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने कभी भी मुगल बादशाह के आगे हार नहीं मानी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद तो अकबर इतना डर गया था कि वह सपने में भी महाराणा प्रताप के नाम से चौंक जाता था, वह पसीना पसीना हो जाता था। फिर उसके बाद 3 बार भी हारा, 3 बार हराया भी तो है। महाराणा प्रताप से अकबर 3 बार हारा है, एक बार हार गए तो फिर उसके बाद 77, 78 और 79 3 बार लगता है कि हारा भी है। देखो 77, 78 और 79 तीन बार वह बुरी तरह हारा। एक बार महाराणा प्रताप उसको से हार गए, कैसों मिस्टेक से हार गए, बात अलग है, लेकिन वो 3 बार उसको हराए। कितने बार? 3 बार। 77, 1100, 1500, 1500, 1577, 1578 और 1579 3 बार उसको बुरी तरह, किसको? अकबर के महाराणा प्रताप क्या किए? परास्त किए हैं। वो नाम सुन करके मैंने उसको मैंने कि होश में आ जाता था। कह रहा है कि भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप एक ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने कभी भी मुगल बादशाह के आगे हार नहीं मानी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद तो अकबर इतना डर गया था कि वह सपने में भी महाराणा प्रताप के नाम से चौंक जाता था और पसीना पसीना हो जाता था। इसमें कहता है कि महाराणा प्रताप के मृत्यु पर अकबर क्यों रोया था? प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल से कायल थे। माना जाता है कि इस योद्धा की मृत्यु पर अकबर की भी आंखें नम हो गई थी। उदारता ऐसी कि दूसरों की पकड़ी गई बेगमों को सम्मान पूर्वक उसके पास भेज दिया था। अकबर देखो, पहले के जो बादशाह था, राजा था, तो मान लेते हैं कि वैसा करता था
कि जैसे कि मान लेते हैं कि वो राजा को हरा दिया तो उसको औरत के अपने पास में मान लेते हैं कि रख लिया, लेकिन ये ऐसा माने थे कि उसको किसी को माने कि जीत भी लिए ना तो उसको बेगम को, औरत को, रानी को उसके पास भेज देते थे। इसीलिए कह रहा है कि प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। माना जाता है कि इस योद्धा के मृत्यु पर अकबर की आंखें भी नम हो गई थी। उदारता ऐसी कि उनको कि दूसरों को पकड़ी गई बेगम सम्मान पूर्वक उसके पास भेज देते थे, ऐसा था। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद पलासी का युद्ध है। तो पलासी की युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 1757 ईस्वी में किसके किसके बीच लड़ा गया? तो किसके किसके बीच लड़ा गया? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला। अंग्रेजों और कह रहा है कि 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, सिराजुद्दौला के बीच। इसमें विजय कौन हुआ? इसमें विजय कौन हुआ? तो विजय हुआ अंग्रेज। इसमें अंग्रेज का विजय हुआ। युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें विजय कौन हुआ? तो अंग्रेज विजय रहा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। युद्ध कहाँ का था? यह युद्ध कहाँ का था? पलासी का युद्ध। किसके किसके बीच लड़ा गया? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। और कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदियां झील भागीरथी नदी के किनारे पलासी नामक युद्ध स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। कहा हुआ कि मुगल शासक था, शासन चल रहा था भारत में। इसके बाद अंग्रेज का एंट्री हुआ था। अंग्रेज जब एंट्री किया तो वो हरा दिया, यानी कि अंग्रेज ताकतवर था तब ना हरा दिया। पलासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। इसके बाद कौन सा है? 1760 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ? बार्डिवास का युद्ध। फ्रांसीसियों की हार, बार्डिवास और फ्रांसीसियों के बीच हुआ तो हार गया। इसके बाद 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुआ। अहमदा शाह और अब्दाली द्वारा मराठा का अहमद शाह और किसके बीच? अब्दाली।
अहमदा शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, तो मराठा लोग हार गया। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच, तो मीर कासिम हारा। 1774 में रूहेला का युद्ध हुआ। फिर इसके बाद 1795 में खुर्दा का युद्ध, निजाम की पराजय। फिर 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता, अब अंग्रेज से लड़ाई चालू हो गया, हिंदू मुस्लिम मिलकर के लड़ा। इसके बाद 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध, फिर द्वितीय युद्ध, फिर भारत चीन युद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से युद्ध हुआ। इसके बाद अब साइंस वाला क्वेश्चन निकालो, तो साइंस वाला क्वेश्चन निकालो। हाँ, भौतिक विज्ञान। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, भौतिक विज्ञान ही है ना। चलो, बता दिए थे इसमें कुछ। इसमें भौतिक की परिभाषा, भौतिक प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिक प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है। राशि सब लिखाया गया है। एक मिनट, दूध कैसे हो गया? चलो यहां से क्वेश्चन से चलते हैं। इतना इतना चलो, मूल मात्रक किसे कहते हैं? महत्वपूर्ण जानकारी है। मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते। मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते, उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक का परिभाषा दिया है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं? वे मात्रक जो
किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल्य मात्रक कहते हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। और इसमें कहता है कि मूल मात्रक वे मात्रक हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनको एक दूसरे से अथवा आपस में बदला नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए मीटर, समय और द्रव्यमान क्रमशः मीटर, सेकंड और किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। मूल मात्रक कौन कौन होता है? वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए, देखो इसमें है कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। कहता है कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें मूल राशियां कहते हैं, जैसे द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ की मात्रा। इन राशियों को मूल मात्रक कहते हैं। देखो मूल मात्रक कहने का मतलब है कि मूल मात्रक होता है एक व्युत्पन्न मात्रक होता है, एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक, एक होता है मूल मात्रक, एक हुआ मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो मूल मात्रक जो होता है से मूल मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। मूल मात्रक एक दूसरे से क्या होते हैं? पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से पूर्णतः क्या होते हैं? तो स्वतंत्र होते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक जो होता है वह मूल मात्रक से प्राप्त होता है। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, मूल मात्रक से प्राप्त किया जाता है। इसको भी नोट कर लो। ये परस्पर एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक कितने होते हैं? चलो 1 मिनट। जैसे कि रहेगा क्वेश्चन की मूल मात्रक कितने होते हैं? मूल मात्रक कितने होते हैं? तो मूल मात्रक कितने हैं? मूल मात्रक कितने हैं? तो 7 हैं। मूल मात्रक कितने हैं? तो मूल मात्रक 7 हैं। मूल मात्रक कितने हैं? तो 7 हैं। कौन कौन मूल मात्रक 7 कौन कौन है? पहला हो जाएगा मीटर, दूसरा नंबर में रहेगा किलोग्राम, 3 नंबर में रहेगा सेकंड, 4 नंबर में रहेगा केल्विन, 5 नंबर में रहेगा कैंडेला, 6 नंबर में रहेगा एम्पियर।
6 नंबर में रहेगा एम्पियर और 7 नंबर में रहेगा मोल। ठीक है, 7 नंबर में क्या रहेगा तो मोल रहेगा, इसको नोट कर लो। जैसे कि देखो, मान लेते हैं कि मूल मात्रक जो है, तो जैसे कि वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है, तो इसको क्या होता है, इसका वैसे हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया। इसके बाद भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां वे राशियां जिनका माप संभव है, भौतिक राशियां कहलाती है, जैसे कार्य, बल, समय। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? जिनका माप संभव है, कार्य, बल, समय, भौतिक राशियां उसको हम कहते हैं। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? भौतिक राशियां। ठीक है, इसके बाद आ गया पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वे वस्तुएं हम देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। कहते हैं जिसे हम छू सकते हैं, पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? जैसे कि हम लकड़ी को ले लेते हैं, क्या ले लिया हम? लकड़ी। तो लकड़ी को हम छू भी सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं। ठीक है, लकड़ी को ले लिए, जो स्थान भी, जहाँ लकड़ी को जहाँ हम रख देंगे वहाँ स्थान भी घेरेगा, तो क्या हो गया? वह पदार्थ हो गया। उसमें क्या होता है? घनत्व भी होता है, आयतन भी उसको होगा। ऐसा कुछ जिसमें घनत्व जो स्थान घेरता है, जिसे हम एक या अधिक इंद्रियों द्वारा महसूस वह पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ कितने अवस्था में रहता है? पदार्थ कितने अवस्था में रहता है? पदार्थ के कई गो अवस्था है? तो पदार्थ के 3 गो अवस्था है।
कौन कौन? ठोस अवस्था में भी रहता है, द्रव अवस्था में भी रहता है और गैस अवस्था में भी रहता है ना। जैसे मान लो पदार्थ है, अगर मान लेते हैं कि पानी है तो पानी भी एक प्रकार से क्या है? तरल पदार्थ है, द्रव पदार्थ है। तरल पदार्थ यदि अगर इसको हम अधिक ठंडा करेंगे पानी को तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा, है ना। अगर अधिक गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। तो भाप क्या है? भाप एक प्रकार से गैस का ही रूप है, ठीक है। भाप क्या है? तो भाप एक प्रकार से गैस का ही रूप है। जैसे मेरा कहने का मतलब है, देखो क्या है? पदार्थ है, यह पदार्थ है ना। तो पदार्थ के कितने अवस्था हुआ? 3 अवस्था हुआ, पहला, दूसरा और ये रहा तीसरा। अगर मान लेते हैं कि इसको हम, अगर पदार्थ क्या है? ठोस है। अगर कोई ठोस वस्तु है, मान लो कि बर्फ है, बर्फ क्या है? ठोस अवस्था में है। जब इसको हम क्या किए? गर्म किए। क्या किए? हम गर्म किए तो क्या बन गया? ये पानी, यानी कि द्रव हो गया। ये क्या हो गया? द्रव हो गया। इसको और ज्यादा हम गर्म किए तो क्या हो गया? ये बन गया क्या? फिर वाष्प बन गया, यानी भाप बना। क्या बना? भाप। क्या बन गया? भाप बन गया। भाप यानी क्या? जलवाष्प, यानी कि गैस बन गया। ये तो पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं? 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के 3 ही अवस्था होता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के तो बारे में समझ गया। अब चलते हैं आयतन। आयतन क्या है? आयतन क्या है? आयतन के बारे में चलते हैं कि आयतन है क्या। देखो, आयतन जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम आयतन कहते हैं। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम आयतन कहते हैं। कोई भी वस्तु है तो वो तो कुछ न कुछ तो स्थान घेरेगा ही घेरेगा। मान लेते हैं किसी भी वस्तु के ले लो, कोई भी वस्तु है, स्थान चौकी ही है या कोई भी है, घर ही है, तो स्थान घेर न रहा है तो उसको क्या कहते हैं? हम आयतन कहते हैं। घनत्व किसे कहते हैं? घनत्व। घनत्व के बारे में कह रहा है तो घनत्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु के एकांक आयतन में वर्तमान पिंड को उसे घनत्व कहते हैं। इसका मात्रा किलोग्राम प्रति मीटर घन मीटर होता है। तो एक बार हम बताए थे कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। विराम, इसके बाद है विराम। विराम किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु का स्थान समय के साथ नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? उस वस्तु को विराम की स्थिति में कहते हैं। जैसे कि मान लो कि हम यहाँ खड़ा है, एक बार हम बताए थे ना, हम खड़े हैं, अब अगर समय बीतता जा रहा है, हम यहीं हैं, तो समय, स्थान तो नहीं ना बदला, तो ये क्या है? विरामावस्था में हो गया। अगर समय के अनुसार मान लेते हैं कि 1 घंटा के बाद हम गया हैं, गया के बाद और 1 आध किलोमीटर आगे चल गए तो समय के साथ स्थान परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या हो गया? गति हो गया। ये कह न रहा है इसमें गति किसे कहते हैं? विराम के तो मतलब समझ गया। जैसे कि देखो, विराम, विराम के मतलब है कि वस्तु शांत अवस्था में है। नहीं समझा? वो वस्तु क्या है? शांत अवस्था में है। जैसे कि तुम लोग बैठा हुआ है तो तुम लोग क्या है? शांत है। वही अगर मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद छत पर चला गया, फिर आ गया नीचे, तो समय के साथ में अगर बदल रहा है तो वही गति हुआ कि गति में है, बदलते रह रहा है। जैसे ही देख रहे हैं कि हम गति में चल रहे हैं तो 1 मिनट के बाद कुछ 1 सेकंड, अगला सेकंड, ऐसे करके बदलते जा रहा है, तो समझो क्या हो गया? वह
गति हो गया। अगर समय के साथ अगर नहीं बदल रहे हैं तो समझो कि क्या है, वो विराम है। वेग किसे कहते हैं? वेग, वेग, वेग किसे कहते हैं? निश्चित दिशा और इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? मीटर प्रति वेग कहते हैं। और वेग का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। निश्चित दिशा और इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। निश्चित दूरी और इकाई समय में तय की गई दूरी को निश्चित दिशा, दिशा उसको निश्चित होना, मान लेते हैं कि पूरब दिशा में जा रहा है तो पूरब दिशा में उसको निश्चित है कि पूरब दिशा में जाएगा। और पूरब दिशा में वो जा रहा है, उसके साथ में एक निश्चित टाइम होना चाहिए। इकाई, निश्चित दिशा और इकाई समय में दूरी, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। बल क्या है? बल एक भौतिक राशि है। बल एक भौतिक कारण है जो किसी वस्तु में लगकर उसकी अवस्था को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे, बल कहलाता है। मान लेते हैं कि दीवार है, तो दीवार हम लोग से क्या है? बरियार है, यानी कि ज्यादा है, मजबूत है। हम लोग उस पर बल लगा रहे हैं तो उस पर बल लग रहा है, लेकिन हम लोग से अधिक ताकतवर है, इसलिए वह गिर नहीं रहा। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम लोग तो बल तो लगाने की चेष्टा किए। बल क्या है? बल वह भौतिक कारण है किसी वस्तु को किसी वस्तु में लगाकर उसकी अवस्था बदल दे या बदलने की चेष्टा करे। मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, उसको हमसे मजबूत वस्तु, उसको हम ठेल रहे हैं, नहीं ठेला पा रहा है, तो ऐसा बात नहीं है, हम तो चेष्टा तो कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं, तो उसको तो हम सोच ही रहे हैं कि वो गिर जाए, लेकिन वो गिर नहीं रहा है, जो अधिक मजबूत है, जिसके वजह से बल कहलाता है। इसका बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। जैसे कि देखो, मान लेते हैं कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट खेलता है, तो उधर से बॉल आता है, तो बॉल अगर उससे ज्यादा ताकत लगाता है तबे ना वो बदल देता है, बल लगाता है तो दिशा को मोड़ देता है, नहीं मोड़ देता है ना। तो वही कह रहा है इसमें कहता है कि बल वह भौतिक कारण हो जो किसी वस्तु में लगकर उसकी अवस्था को बदल दे या बदलने की चेष्टा करे, उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अब क्या है? अब दाब आ गया। अब क्या है? दाब है। दाब किसे कहते हैं? दाब किसी वस्तु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, ठीक है। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर लगते हुए बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। भार किसे कहते हैं? किसी वस्तु को जितने आकर्षण बल से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं, ठीक है। चलो खड़ी हो जाओ तुम। कि भार किसे कहते हैं? किसी वस्तु को आकर्षण बल से, पृथ्वी का जो बल है उस आकर्षण बल से अपने ओर खींचती है, उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। घर्षण से क्या हानि है? घर्षण के कारण मशीन के कल पुर्जे जल्दी घिस जाते हैं, ठीक है। घर्षण के कारण क्या होता है? माने अगर कोई भी, जैसे कि अगर है तो कोई नट है या कोई नट स्क्रू है, उसको बार बार खोलेगा, बार बार कसेगा तो जल्दी घिस जाता है, घर्षण के कारण नहीं, घर्षण के कारण घिस जाता है, यही हानि है और कुछ विशेष नहीं है। इसके बाद अगला ना, अब घर्षण से लाभ क्या है? अब घर्षण से लाभ क्या है? अब चलते हैं कि घर्षण से लाभ क्या क्या होता है। घर्षण से क्या लाभ है? घर्षण के कारण ही मनुष्य पृथ्वी पर चलता है। दीवार में खूंटी गाड़ी जा सकती है। दीवार में जैसे कि हम लोग खूंटी गाड़ते हैं तो घर्षण के कारण ही गड़ा,
अगर पूरा अगर मान लेते हैं कि फिसलन रहेगा, वहां पर खूंटी हम लोग नहीं गाड़ सकते हैं। अगर जमीन पर भी हम लोग चल रहे हैं तो समझो किसके कारण चल रहे हैं, घर्षण के कारण चल रहे हैं। जहां पर देखेगा जमीन पर, जहां पानी में जहां काई जैसे कि लगल रहता है, तो वहां चलना है संभव, वहां गिर जाता है आदमी, वहां घर्षण नहीं है इसीलिए गिर गया। टायर में क्या होता है, टायर में कहीं कहीं ऊंचा नीचा कटिंग किया हुआ रहता है, इसलिए ना कि डिजाइन बनाया हुआ है, इसलिए किया हुआ रहता है कि घर्षण के कारण फिसलन नहीं होगा पैदा। जिस 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 गाड़ी के अगर गोटी उसको खत्म हो जाता है, समझो कि उसको ज़्यादा गिरने का डर रहता है। अगर जो गोटी जिसमें रहता है तो उस क्या करता है, घर्षण होने से अगर ब्रेक लगाएगा ना तो उसमें गोटी अगर रहेगा तो वहीं के वहीं रुक जाएगा, नहीं अगर गोटी रहा उसमें तो क्या करेगा कि आगे घिसटाते हुए चल जाएगा, गिरने का डर है। बरसात के दिन में वह नहीं चल पाएगा, जल्दी जल्दी स्लिप करेगा उसका चक्का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, बेंगलोर में है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, बेंगलोर में है। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के प्रथम भारतीय निदेशक सर सीवी रमन थे। वर्तमान निदेशक कौन है, तो अनुराग कुमार हैं। देखो प्रथम भारतीय निदेशक कौन थे, तो सीवी रमन थे, वैज्ञानिक थे। यानी कि देखो भारतीय संस्थान जो है, भारतीय संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के, ये कहाँ है, कहाँ में है, तो यह कहाँ है, बेंगलोर है। कहाँ है, बेंगलोर। इसको निदेशक, प्रथम निदेशक कौन थे, प्रथम निदेशक, प्रथम निदेशक कौन थे, तो कौन थे, सीवी रमन। सीवी रमन क्या थे, तो एक वैज्ञानिक थे। सीवी रमन क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, सीवी रमन। अब वर्तमान में कौन है, वर्तमान निदेशक कौन है, वर्तमान निदेशक कौन है, तो वर्तमान निदेशक कौन है, अनुराग कुमार। कौन है, अनुराग कुमार, वर्तमान में है अनुराग कुमार। भारतीय विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, भारतीय विज्ञान के पिता, भारतीय विज्ञान के पिता, नोट करते जाओ। भारतीय विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, भारतीय विज्ञान के पिता डॉक्टर पुष्प मित्र को कहा जाता है, पुष्प मित्र को कहा जाता है, भार्गव, डॉक्टर पुष्प मित्र भार्गव। भारत के प्रथम वैज्ञानिक कौन है, तो विश्व विज्ञान में इतिहास में आचार्य एवं सर जगदीश चंद्र बोस को नाम है। भारत के नंबर 1 वैज्ञानिक कौन थे, तो सीवी रमन थे, डॉक्टर सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश प्रकीर्णन पर उनको क्रांतिकारी कार्य के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
17 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली में जन्मे। वह विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के पहले एशियाई और गैर श्वेत लाभार्थी थे। नोट कर लिया, बढ़ें। अब चलो उत्तोलक किसे कहते हैं, उत्तोलक के बारे में समझते हैं। उत्तोलक के बारे में समझते हैं। उत्तोलक उत्तोलक किसे कहते हैं? उत्तोलक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भारी बोझ को किसी आलंब के गिर्द बल लगाकर उठाया जाता है, उसे उत्तोलक कहते हैं। ठीक है, उत्तोलक किसे कहते हैं? उत्तोलक का परिभाषा क्या है? उत्तोलक का परिभाषा है किसी ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भारी बोझ को किसी आलंब के गिर्द बल लगाकर उठाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक एक प्रकार का छड़ ही होता है जिसकी आकृति सीधी या टेढ़ी देखने से मिलती है, अर्थात हम कह सकते हैं जिसको किसी एक निश्चित बिंदु से चारों तरफ स्वतंत्र पूर्वक घुमाया जा सके, उसे क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक में 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं जो कि हम सभी के लिए जानना जरूरी है। शक्ति, शक्ति क्या है? शक्ति कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उस पर कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा क्या है? तो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उस पर कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जूल है तथा इसे कैलोरी में भी मापा जाता है। ऊष्मा का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? जूल है। इसे कैसे मापते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं। ऊष्मा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऊष्मा मापने वाले यंत्र को कैलोरी मीटर कहते हैं। ताप का मात्रक क्या है? इसका अंतर्राष्ट्रीय माप केल्विन है। इसे सेल्सियस में भी मापा जाता है। ध्वनि क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कारण हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, चलो अब तुम लोग याद करो। क्या याद कर रहा था?